च्यवनप्राश, हाजमोला, ग्लूकॉन डी, इन सब में से एक आध प्रोडक्ट आपने जरूर अपने बचपन में खाया होगा, वो भी रेगुलर बेसिस पे। खास करके ये जो च्यवनप्राश है ना, ये हमारी मम्मी हमें सर्दियों में खिलाया ही करती थी। और इन चारों के अलावा और भी बहुत से प्रोडक्ट्स जो है वो डाबर बेचता है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी। और अगर इनकी पिछले साल के टर्नओवर की मैं बात करूं तो वो है 11,500 करोड़ रुपए का। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 11,500 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी एक साइकिल से शुरू हुई थी तो आपका भी दिमाग चकरा जाएगा और हमारी तरह आपको भी ये जानने की चुल हुई कि भाई साहब ये डाबर इतना बड़ा हुआ कैसे, कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो आज हम इस वीडियो में इसी चुल का इलाज करेंगे और जानेंगे डाबर के बारे में, जो कि आज 139 साल पुरानी है। जिन लोगों को 39 नहीं पता, 139 ईयर्स पुरानी है। और ये कहानी शुरू होती है डॉक्टर एसके बर्मन से। अब आप कहोगे यार डाबर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार एसके डाबर नहीं होना चाहिए था इनका नाम, एसके बर्मन कैसे हो गया। इसकी भी एक कहानी है, वो भी बताता हूं। तो कहानी है करीब आज से 139 साल पहले की, जब इंडिया में कॉलेरा, जिसको हैजा भी कहा जाता है, मलेरिया, प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी। उस समय बंगाल में एक रहने वाले आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जिनका नाम डॉक्टर एसके बर्मन था, उन्होंने जिम्मा उठाया और अपनी आयुर्वेदिक नॉलेज के इस्तेमाल से बनी दवाइयां अपनी साइकिल पे लेके निकल पड़े। और इनकी दवाइयों की इफेक्टिवनेस को देखकर धीरे धीरे इनका नाम बंगाल में फैलने लगा और लोगों ने इनको और इनकी दवाइयों को डाबर नाम दिया। अब डाबर कैसे? डाबर ऐसे कि बंगाल में अगर आपको डॉक्टर बुलाना है तो इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में डॉक्टर नहीं बुलाया जाता, उनको डॉक्टर बुलाया जाता है ड्यू टू मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो डॉक्टर बर्मन थे वो, तो डॉक्टर से आया डा और बर्मन से आया बर, तो डाबर इनका नाम पड़ा। और अपनी डिटर्मिनेशन के साथ डॉक्टर बर्मन और उनकी मेडिसिन ने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल करी, क्योंकि लोगों को उनकी दवाइयों से फायदा हो रहा था। और 1900 की शुरुआत तक डाबर इंडिया की लीडिंग आयुर्वेदिक कंपनी बन चुकी थी। और देखते ही देखते डाबर ने अपने प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन शुरू किया और 1990 में सीएल बर्मन, जो डॉक्टर बर्मन के बेटे थे, उन्होंने खोला एक मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D प्लांट, ताकि ये जो मास प्रोडक्शन हो रहा था इसकी क्वालिटी चेक हो सके। और आगे जाके जीसी बर्मन, उन्होंने अपनी फैक्ट्री को कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया और 1986 में डाबर एक पब्लिक कंपनी बन गई और ये लिस्ट हुई डाबर इंडिया लिमिटेड के नाम से। और 2000 में डाबर इंडिया लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया और इसी टर्नओवर के साथ वो बन गए मार्केट लीडर। अब इस चार्ट को देखकर आप ये समझ सकते हो कि डाबर ने अपने बिजनेसेस को 8 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, जहां हेल्थ केयर, सप्लीमेंट, स्किन केयर, डाइजेस्टिव्स, होम केयर, ओरल केयर, हेयर जैसे काफी सेगमेंट्स के टोटल प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो 250 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स डाबर ने मार्केट में निकाले हुए हैं इस समय पे। और 1 से 20 से ज्यादा कंट्रीज को ये सर्व करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। इन मल्टीपल वैरायटीज के साथ साथ डाबर ने हर एज ग्रुप को टारगेट किया है, जहां ओल्ड लोगों के लिए च्यवनप्राश, त्रिफला, चूरन जैसे प्रोडक्ट्स हैं, वहीं बच्चों के लिए और औरतों के लिए हाजमोला, कैंडी जैसे प्रोडक्ट्स भी निकाले गए हैं। अब इतने सारे प्रोडक्ट्स भी दे दिए, उनमें वैरायटीज भी दे दी और सारे एज ग्रुप्स के लिए आपने प्रोडक्ट्स भी बना लिए। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है जो डाबर को इतने आगे रखती है। डाबर को आगे रखा हुआ है उनके 139 ईयर्स के ट्रस्ट फैक्टर ने, जिस ट्रस्ट के ऊपर ही उन्होंने 948 बिलियन इंडियन रुपीस के साथ मार्केट को आज भी लीड कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि इस कंपनी की सक्सेस में कोई चैलेंजेस आए ही नहीं। आओ जानते हैं डाबर से जुड़ी हुई थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक ब्लैक मनी अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट निकाली, जिसमें डाबर कंपनी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव प्रदीप बर्मन का नाम भी शामिल था। आईटी डिपार्टमेंट की कंप्लेन के अकॉर्डिंग बर्मन के खाते फॉरेन बैंक्स में थे, जिनको उन्होंने अपनी आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया था। लेकिन डाबर कंपनी ने और प्रदीप बर्मन ने इसको सिरे से निकाल दिया और उसके बाद आज तक तो भाई साहब उस चीज के बारे में कोई न्यूज है ही नहीं। पता ही होगा आपको, नाम तो बहुतों के आए थे, अब पता नहीं कैसे नाम आए थे, सही थे नहीं थे, उनका क्या हुआ, आने तो 15 लाख भी वाले थे। खैर छोड़ो, हाँ चलते हैं इनकी अगली कंट्रोवर्सी पे। दिसंबर 2020 पे इन पे एलिगेशन लगी कि जो इनका प्रोडक्ट है डाबर हनी, उसके अंदर शुगर एडल्ट्रेंट्स यूज किए गए हैं, यानी कि चौक, यूरिया, वॉशिंग सोडा, शुगर सब्सटीट्यूट, मतलब बेसिकली सिंथेटिक शुगर का यूज किया गया है ताकि पैकेजिंग का वेट बढ़ सके। और साथ में ये भी कहा कि
ये अडल्ट्रेशन करके ये कलर, कंसिस्टेंसी और जो टेस्ट है उसको भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इनके प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग यानी कि उस डाबर हनी की टेस्टिंग एक जर्मन बेस्ड ब्रांड बर्कर ने करी तो इनके प्रोडक्ट में कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं निकली। तो जी ये जो इल्जाम थे वो भी गलत साबित हुए। अब इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, हाजमोला तो आप सभी ने खाई है। अब हुआ ये कि हाजमोला का जो ट्रेडमार्क है वो इन्होंने 1950 में ही फाइल कर दिया था, लेकिन तभी एक कंपनी थी जो कि थी पाकिस्तान में। अब हालांकि 1950 में ये जो ट्रेडमार्क है वो इंडिया में रजिस्टर कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक कंपनी हिलाल फूड्स जो है वो खुली 1986 में और उन्होंने हाजमोला नाम से अपना एक प्रोडक्ट निकाल दिया। अब जब डाबर इंडिया पाकिस्तान गया तो उन्होंने देखा भाई हाजमोला तो कोई और ही बेच रहा है। अब ये हो गई दिक्कत। अब इस दिक्कत की वजह से इन्होंने जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो केस होता है, आपको पता ही है क्या, ट्रेडमार्क फलान ढिमकाना, वो सब जो है इन्होंने वहां पे जाके किया। तो कहानी लास्ट में ये हुई कि भाई फैसला कोर्ट ने ये दिया कि भाई जी एक काम करो, आपको भी हम मना नहीं कर रहे हैं, आप भी हाजमोला नाम यूज कर लीजिए और आप हिलाल फूड्स जो है वो भी अपना हाजमोला यूज कर ले। तो कोर्ट ने फिलहाल मतलब दोनों को हाजमोला नाम यूज करने की परमिशन दे दी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डाबर के बिजनेस मॉडल के बारे में। डाबर ने अपने बिजनेस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कंज्यूमर केयर डिवीजन विच इज बेसिकली एफएमसीजी पोर्टफोलियो। अब एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे पर्सनल केयर, कंज्यूमर हेल्थ केयर, होम केयर, फूड। इसकी परसेंटेज जो है वो 68% है और डाबर इस कैटेगरी में इंडिया की टॉप 10 एफएमसीजी कंपनीज में से एक है। और डाबर की दूसरी कैटेगरी है इंटरनेशनल बिजनेसेस डिवीजन, जहां डाबर हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया, यूरोप और यूएस में भी अपने प्रोडक्ट सेल करता है और इस कैटेगरी का शेयर है 22%। और लास्ट है कंज्यूमर हेल्थ डिवीजन, जिसका शेयर है 8%, जो बेसिकली ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं। ओटीसी मींस ओवर द काउंटर मेडिसिन, जिनको आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो। जैसे डाबर के केस में डाबर आंवला हेयर ऑयल, पुदीन हरा लिक्विड, बादाम रोगन और ऐसे काफी प्रोडक्ट्स। अब बात करा जाए कि भाई साहब इनके पास रेवेन्यू कहां से आता है, तो डाबर का ओवरसीज रेवेन्यू इनके टोटल रेवेन्यू का 30% है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है बिकॉज इट शोज डिमांड ऑफ डाबर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। अब देखो ये बात भी सच है कि भाई देसी लोग बाहर भी बहुत हैं और बाहर के लोग जो है वो अपनी देसी चीजें छोड़ नहीं पाते, तो कंज्यूमर्स वो भी हैं। लेकिन ये जो 30% है ना, इसका मतलब है कि भाई फिरंगी लोग भी अपने डाबर के प्रोडक्ट्स को बहुत लाइक कर रहे हैं। और ये पिछले कुछ कोविड के साल डाबर जैसी कंपनियों के लिए भी काफी अच्छे रहे हैं और इन्होंने भी अपना जो टर्नओवर है वो काफी बढ़ता हुआ देखा, क्योंकि ये जो मेडिसिन बना रहे हैं ये लोगों ने बहुत ज्यादा कंज्यूम करी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो यही थी डाबर की कहानी और मैंने आपको बताया कि कैसे साइकिल से शुरू हुई एक कंपनी आज 11,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रही है। तो अगर आपको हमारी ये बनाई गई डाबर की कहानी अच्छी लगी हो तो हमको सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि जी बहुत रिसर्च, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस के लिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद हैं तो भाई आपको बता दूं कि हम हर वेडनेसडे को और हर सैटरडे को ऐसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आते हैं। आप फटाफट लाइक कर दो ताकि यूट्यूब मैया को ये पता चले कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, ताकि आपके जैसे और अच्छे अच्छे व्यूअर्स हो हमारे चैनल पे ले आए। और साथ ही मेरा नाम याद कर लेना, तुषार भल्ला आपको अगले हफ्ते मिलेगा वेडनेसडे को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।